जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 12th हिंदी काले मेघा पानी दे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही सरल बहुत ही आसान उत्तर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने पीछे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग सबसे पहले पाठ के साथ के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद पाठ के आसपास के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया और यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी। ठीक है, तो लड़के मेढकों की तरह कीचड़ में लथपथ होकर के शोर मचाते हुए गलियों में घूमते थे। इसी आधार पर लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली का नाम दिया। यह टोली जो थी दोस्तों, ये स्वयं को इंद्र सेना इसलिए कहती थी क्योंकि इनका मानना था कि वे इंद्र देवता के दूत हैं। वे वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए घर घर जाकर के पानी मांगते थे ताकि सूखे से छुटकारा मिल सके। इतना हम लोग लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है कि जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। तो लिखेंगे कि जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंकने को दान कह करके सही ठहराया। उनके अनुसार जिस वस्तु की अत्यधिक कमी हो उसका त्याग करना ही सच्चा पुण्य है। ठीक है, उन्होंने तर्क दिया कि जैसे किसान अच्छी फसल के लिए 5-6 सेर अच्छे गेहूं बोता है, वैसे ही पानी की बुआई करने से बादलों की फसल आएगी। ठीक है, और बारिश होगी। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। ठीक है, तो हम लोग उत्तर लिखेंगे भैया कि गुड़धानी का अर्थ है भुने हुए अनाज को गुड़ में मिला करके बनाया गया लड्डू। ठीक है, और यहाँ पर ये गुड़धानी शब्द जो है ये खुशहाली और अच्छी फसल का प्रतीक है। भाई ग्रामीण जीवन जो है दोस्तों वो कृषि पर आधारित है और यदि पानी बरसेगा तभी अच्छी फसल होगी जिससे अनाज होगा। ठीक है, और तभी क्या होगा दोस्तों, गुड़ प्राप्त होगा, यानी गन्ने की फसल होगी तो उससे गुड़ प्राप्त होगा। ठीक है, और उससे दोनों से मिला करके क्या बनेगा, गुड़धानी बनेगा। तो यहाँ पर वो बच्चे जो है वो गुड़धानी की मांग इसलिए करते हैं कि भाई अनाज के साथ साथ खुशहाली और अच्छी फसल भी विधाता हमको दे, है ना। इसलिए पानी के साथ साथ जीवन की बुनियादी ज़रूरतों और सुख समृद्धि की भी मांग की जा रही है, जो कि यहाँ पर जीवन की बुनियादी ज़रूरतें और सुख समृद्धि का प्रतीक क्या है यहाँ पर, तो गुड़धानी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि गगरी फूटी बैल पियासा, इंदर सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है ना। तो लिखेंगे कि भाई इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात इसलिए मुखरित हुई है क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो होती है दोस्तों उसका मुख्य आधार कृषि और बैल ही है। ठीक है, यदि वर्षा नहीं होगी तो बैल प्यासे मरेंगे और खेती नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर बैल का प्यासा रहना जो है दोस्तों वो केवल पशु की प्यास नहीं बल्कि किसान की बेबसी और छाई हुई आर्थिक बदहाली का भी प्रतीक है। ठीक है, अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है कि भाई इंदर सेना जो है वो सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है और नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है। ठीक है, तो लिखेंगे कि भाई इंदर सेना जो है वो सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है क्योंकि भारत में गंगा को केवल एक नदी नहीं बल्कि माता और जीवन दायिनी माना जाता है। ठीक है, किसी भी शुभ कार्य से पहले गंगा का स्मरण जो है वो पवित्रता और आस्था का प्रतीक होता है। और भारतीय संस्कृति में नदियों का महत्व पूछा गया है तो लिखेंगे कि भाई भारतीय संस्कृति में नदियाँ जो हैं ये सभ्यता का आधार रही हैं। ये न केवल सिंचाई और जीवन के लिए जल देती हैं बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों, स्नान और मेलों के माध्यम से सामाजिक एकता को भी ये नदियाँ क्या करती हैं दोस्तों, मजबूत करती हैं। छठवां क्वेश्चन है हमारे सामने कि भाई रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बंट जाना। ठीक है, यानी जब हम किसी से रिश्ते रखते हैं तो हम उनके प्रति सच्ची भावना रखते हैं, वो जो बातें बताते हैं हमें उनको मानना पड़ता है। यानी रिश्तों में क्या होता है, हमारी भावना शक्ति जो है ये बंट जाती है और इसके बंटने से क्या होता है कि विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हुई हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। यानी कहने का मतलब कि जब हमारी शक्ति रिश्तों की भावनाओं में बंट जाती है
तो विश्वासों के जंगल में अर्थात जो व्यक्ति जो कुछ भी हमको बताएगा उसमें हम सत्य असत्य नहीं खोजते, क्योंकि वहाँ पर हमारी शक्ति कमजोर हो जाती है रिश्तों के आगे, है ना। तो पाठ में, जैसे पाठ में ही आपने देखा कि जीजी जो बताती थी लेखक उसे स्वीकार करता था, बल्कि लेखक का मन जानता था कि यह अंधविश्वास है। लेखक इन सब चीज़ों को अंधविश्वास समझता था, लेकिन रिश्ते की आड़ में उसे मानना पड़ता था, ठीक है ना। तो पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई लेखक जो है वो तर्क और विज्ञान में विश्वास करता है, जबकि जीजी जो थी वो श्रद्धा और विश्वास में विश्वास करती हैं, ठीक है। लेखक जो है वो जीजी से बहुत प्यार करते थे, उनका लगाव था उनसे, ठीक है। और उनके प्रति उसकी भावना शक्ति जो है उसे उनके तर्कों को मानने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि भाई देखो, जब कहीं पे रिश्ता हो जाता है तो वहाँ पर हम लोग जो है ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, जो भी व्यक्ति जो बताता है उसको हमें मानने पर मजबूर होना पड़ता है, ठीक है। ऐसा ही लेखक के साथ भी हुआ है ना। भले ही उसकी बुद्धि यानी लेखक की बुद्धि उन चीज़ों को अंधविश्वास मानती थी, लेकिन लेखक उसे मानने पर मजबूर होता था, ठीक है। तो यहाँ लेखक की भावना शक्ति उसके तर्क पर क्या हो गई दोस्तों, भारी पड़ गई, जिससे यह सिद्ध होता है कि भाई गहरे रिश्तों में भावनाएं जो है वो अक्सर बुद्धि की सत्य खोजने की शक्ति को सीमित कर देती हैं, है ना। जब जहाँ पे गहरा रिश्ता हो जाता है तो वहाँ पर ये हमारी भावनाएं जो हैं हमको सत्य असत्य ढूंढने की जो शक्ति है उसको कमज़ोर कर देती हैं, अर्थात हम लोग सत्य असत्य फिर ज़्यादा नहीं देखते हैं, जो हमारे रिश्तेदार बताते हैं उसको हम मानते हैं, ठीक है। अब पाठ के आसपास में यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भाई क्या इंदर सेना जो है आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है, यानी क्या इंदर सेना आज के लोगों के लिए एक मोटिवेशन हो सकती है। क्या आपके स्मृति कोश में कोई ऐसा अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर के समाज उपयोगी रचनात्मक कार्य किया हो, उल्लेख करो। यानी प्रश्न ये कहता है कि भाई क्या आपको कोई घटना याद है जिसमें बहुत सारे युवा एकजुट होकर के संगठित होकर के कोई समाज के हित का कार्य किए हों, जैसे ये इंदर सेना समाज के हित का कार्य करती है। क्योंकि भाई ये बच्चे आपस में मिल करके क्या कर रहे हैं, पानी बरसाने की डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक हिसाब से सामाजिक हित ही हो रहा है। तो वैसे ही हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको कोई ऐसी घटना याद है, तो हम लोग लिखेंगे कि भाई इंदर सेना जो है वो अपनी एकजुटता, क्योंकि इंदर सेना के जो बच्चे हैं उनमें एकजुटता है, निस्वार्थ सेवा है और सामूहिक प्रयास है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए ये हमारे युवा वर्ग के लिए एक मोटिवेशन का स्रोत हो सकता है, प्रेरणा स्रोत हो सकती है ना। क्योंकि भाई यदि आज का युवा वर्ग इसी ऊर्जा को अंधविश्वास के बजाय तार्किक और रचनात्मक कार्यों में लगाए तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। इसको अंधविश्वास ना समझे और इन्हीं इंदर सेना की तरह युवा अगर एकजुट हो जाए तो कोई भी विशेष कार्य हमारे देश के युवा उसको कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई मुझे याद है कि एक बार हमारे क्षेत्र में युवाओं ने संगठित होकर के स्वच्छता अभियान चलाया था और गंदे पड़े सार्वजनिक पार्कों का उन्होंने कायाकल्प किया था, उनको साफ सुथरा किया था, है ना। तो यहाँ पर हमको एकजुटता देखने को मिलती है। इसका मतलब ये इंदर सेना जो है आज के युवा वर्ग के लिए एक मोटिवेशन हो सकती है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि भाई तकनीकी विकास के दौर में जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा विकसित हो चुकी है और इस स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों वो कृषि पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है। तो कृषि समाज में क्या होता है, चैत बैसाख, बहुत सारे चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो बहुत सारे महीने आते हैं, परंतु आषाढ़ का चढ़ना अर्थात आषाढ़ महीने का आना लोगों में उल्लास यानी प्रसन्नता क्यों भर देता है। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई तकनीकी विकास के बावजूद भारतीय कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है ना। आषाढ़ का महीना क्या होता है दोस्तों, बरसात के आगमन का प्रतीक है, जो भीषण गर्मी से राहत दिलाता है और इसी समय किसान खरीफ की फसलों की बुआई शुरू करते हैं। तो पानी की उपलब्धता और अच्छी पैदावार और खुशहाली की उम्मीद जो है ये बरसात ऋतु जो है ये जगाती है और इसीलिए आषाढ़ का चढ़ना जो है किसानों में उल्लास भर देता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बोला गया है कि पाठ के संदर्भ में इसी पुस्तक में दी गई निराला की कविता बादल राग पर विचार कीजिए और बताइए कि आपके जीवन में बादलों की क्या भूमिका है। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई काले मेघा पानी दे और निराला जी की बादल राग, दोनों ही कविताओं में बादल जो है वो क्रांति और जीवन के प्रतीक हैं। जहाँ इंदर सेना जो है दोस्तों लोक आस्था से पानी मांगती है, वहीं पर क्या है दोस्तों, निराला जी बादलों को विप्लव के वीर कहते हैं अपनी बादल राग कविता में, ठीक है। विप्लव के वीर कह करके वो शोषितों के उद्धार का माध्यम मानते हैं बादल को, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति जिनका शोषण हो रहा है समाज में उनके उद्धार का तरीका वो बादल को मानते हैं।
अब हम लोगों से पूछा गया है कि आपके जीवन में बादल की क्या भूमिका है, तो हम लोग लिखेंगे कि भाई मेरे जीवन में बादल जो है वो आशा और शांति का प्रतीक है। जब भी आसमान में बादल छाते हैं तो मन को ठंडक और सुकून मिलता है और गर्मी से राहत मिलती है और वातावरण जो है वो आनंदमय हो जाता है। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है कि त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो ये त्याग होता है। ठीक है, और दान तो वह होता है और उसी का फल मिलता है। यानी जी लेखक को समझा रही हैं कि भाई असली त्याग तो वो चीज़ है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है और उस चीज़ की तुझको भी ज़रूरत है, लेकिन अपनी ज़रूरत को तू रोक रख और दूसरे के कल्याण के लिए उसको दूसरे को दे दे, तो यही त्याग है और यही दान होता है और इसका फल व्यक्ति को ज़रूर मिलता है। तो हमसे पूछा गया है कि भाई अपने जीवन के किसी प्रसंग से इस सूक्ति की सार्थकता समझाइए, यानी अपने जीवन की कोई घटना लिख करके बताइए कि भाई ये सच में ये सार्थक है, इसका आपको अर्थ बताना है यहाँ पे। तो लिखेंगे कि भाई जीजी के अनुसार क्या है कि अपनी ज़रूरत की वस्तु को दूसरों के हित के लिए सहर्ष यानी प्रसन्नता से दे देना ही सच्चा त्याग होता है ना। अब हम लोग लिखेंगे कि भाई भीषण गर्मी में मेरे पास क्या था, पीने के लिए थोड़ा ही पानी बचा था, तभी मैंने एक प्यासे और बेहाल पक्षी को देखा, अपनी प्यास रोक करके मैंने वह पानी उसे पिला दिया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, है ना। यह सिद्ध करता है कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान ही वास्तविक सुख और फल देता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है हमारे सामने कि पानी का संकट वर्तमान समय में बहुत गहरा हुआ है। ठीक है, यानी बहुत बड़ी समस्या है और इसी तरह के पर्यावरण से संबंधित अन्य संकटों के बारे में भी लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे कि वर्तमान में पानी के साथ साथ पर्यावरण के अन्य संकट निम्नलिखित हैं। पहला कि वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है जिससे सांस लेना दूभर हो गया है। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। आगे लिखेंगे दोस्तों कि प्लास्टिक कचरे ने मिट्टी और समुद्र को जहरीला बना दिया है। वनों की अंधाधुंध कटाई से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। ठीक है, और बहुत सारी आप समस्याएं लिख सकते हैं, जल प्रदूषण वगैरह, दुनियादारी, बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। आप लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। छठवां क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि आपकी दादी नानी किस तरह के विश्वासों की बात करती हैं और ऐसी स्थिति में उनके प्रति आपका रवैया कैसा होता है, लिख करके बताइए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि मेरी दादी नानी अक्सर नज़र लगने, दही चीनी खाकर बाहर निकलने या फिर विशेष तिथियों पर शुभ अशुभ जैसे विश्वासों की बात करती हैं, और ऐसी स्थिति में मेरा रवैया क्या होता है दोस्तों, सम्मानपूर्ण होता है और धैर्यवान रहता है। अर्थात मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूँ और उनकी बातों को मानता हूँ, जैसे लेखक जीजी जी की बातों को मानते थे। ठीक है, मैं उनके इन विश्वासों को तर्क से काटता नहीं हूँ, अर्थात तर्क वितर्क नहीं करता हूँ उनकी बातों में, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि भाई अपनों की भावनाएं जो होती हैं वो वैज्ञानिक तर्कों से ज़्यादा मूल्यवान होती हैं। इतना हम लोग लिखेंगे दोस्तों। यहाँ से आपका चैप्टर खत्म हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।